नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से आ सकें और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई सब लोग। चलिए, आशा करते हैं सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा भाई। विचार पे चलते हैं हम। अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। अपने लिए तुम्हें कामयाब नहीं होना कोई बात नहीं है, लेकिन आप उनके लिए एक बार कामयाब हो जाइए जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, जिनकी दिली इच्छा है कि आप कामयाब ना हो। आप उनके लिए एक बार कामयाब होकर दिखाइए, तभी तो उनको पता चलेगा कि आप भी कुछ हो, वरना तो उनकी दिली इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए प्रश्न पे चलते हैं भाई। मेहनत करो और कामयाब बन जाओ। प्रश्न है हमारा, व्याकरण क्या है? भाषा के नियम है, भाषा का उद्भव है, भाषा का विकास है, या इनमें से कोई नहीं। व्याकरण क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। सेशन को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। आप खुद अपनी संख्या देखा करो कितनी रहती है। जल्दी से शेयर कर दो एक बार। व्याकरण क्या है अब ये बताइए। भाषा के नियम है, भाषा का उद्भव है, भाषा का विकास है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई? भाषा का व्याकरण क्या है? इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। भाषा का विकास नहीं है, भाषा का उद्भव नहीं है। यदि जब व्याकरण क्या है ये पूछा जाए तो व्याकरण क्या है? नियम है। ठीक है, भाषा के लिए नियम है व्याकरण। व्याकरण के नियम से ही तो हम भाषा का निर्माण करते हैं, भाषा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को कहते हैं, दो शब्दों के मेल को कहते हैं, दो वाक्यों के मेल को कहते हैं, दो छंदों के मेल को कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, संधि किसे कहते हैं? चलिए, संधि किसे कहते हैं ये हमसे पूछा गया है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आशा करती हूँ सभी का ये आंसर सही होगा और सभी का सही भी है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कुछ लोग शब्दों के मेल को भी सोच रहे होंगे, लेकिन शब्दों के मेल को संधि नहीं कहते, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, विकारी शब्द का उदाहरण है। विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है इनमें, ये आपको बताना है। अच्छा, इधर, इसलिए, या ओहो। कौन सा ऐसा शब्द है इनमें जो विकारी शब्द नहीं है? विकारी शब्द का उदाहरण है। आपको विकारी का उदाहरण बताना है। विकारी कौन से शब्द होते हैं? जो लिंग, वचन और कारक से प्रभावित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन पर लिंग, वचन और कारक का सीधा प्रभाव पड़ता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी वो होते हैं जिन पे लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? चाहे लड़की हो या लड़का हो, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ओहो शब्द है। ओहो आप लड़की के लिए बोलो या लड़का के लिए बोलो, एक के लिए बोलो या बहुत सारे लोगों के लिए बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही इसलिए शब्द है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप लड़की के लिए लगाओ चाहे लड़के के लिए। इधर शब्द है, चाहे आप लड़के से कहो इधर मत जाओ, चाहे आप लड़की से कहो इधर मत जाओ, सेम ही रहेगा। लेकिन जो अच्छा शब्द है, ए ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कैसे सही है कि यदि लड़की अच्छी है तो आप कहोगे अच्छी लड़की, और लड़का अच्छा है तो आप कहोगे अच्छा लड़का। ये लड़की होते ही तुरंत चेंज हो जाएगा, अच्छा का क्या हो जाएगा? अच्छी। यदि एक वचन है तो अच्छा, और बहुवचन है तो अच्छे हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये विकारी शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा,
इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? विलोम युग्म नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा विलोम युग्म नहीं है इनमें? गुण दोष, पाप पुण्य, न्यून या अधिक, बेहद या विशाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। विलोम युग्म नहीं है पूछा है हमसे, ठीक है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आंसर? गुण का विलोम दोष होता है, बिल्कुल सही है। पाप का विलोम पुण्य होता है, बिल्कुल सही है। न्यून का विलोम अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बृहद का विलोम विशाल होता है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, क्योंकि बृहद भी हम बड़े कोई कहते हैं और विशाल भी हम बड़े कोई कहते हैं, ये तो समानार्थी हैं, विलोम नहीं है। हमसे पूछा है विलोम, तो बृहद का छोटा होता और विशाल का भी छोटा होता, तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन बताने हैं आपको कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी का इसका आंसर आना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रथमाक्षर नहीं होता, तृतीय अक्षर नहीं होता, चतुर्थ नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्ग के पंचमाक्षर। और ये प्रश्न सभी का सही भी है। चलिए बहुत अच्छे, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। प्रेमचंद को, राम वृक्ष बैनीपुरी को, रामधारी सिंह दिनकर को या फणीश्वर नाथ रेणु को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? कलम का जादूगर। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को नहीं कहा जाता, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को भी नहीं, फणीश्वर नाथ रेणु को भी नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा जाता है कलम का जादूगर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञे कुमार को या फणीश्वर नाथ रेणु को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, किसको कहा जाता है कथा सम्राट? बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये, और जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर मैं चाहूँगी सबका सही होना चाहिए भाई। जो आसान प्रश्न होते हैं उनका आंसर तो सबका सही होना ही चाहिए ना। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु नहीं होगा, अज्ञे कुमार नहीं होगा, जैनेन्द्र कुमार नहीं होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रेमचंद। कथा सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है, शब्द दिया हुआ है रत्नाकर, और इसका पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा है कि क्या होगा? समुद्र होगा, सोता होगा, समाधि होगा या संसार होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या होगा? रत्नाकर किसे कहते हैं भाई? ये तो सभी का सही होना चाहिए ना, सभी को आता भी है। संसार नहीं होगा, समाधि नहीं होगा, सोता भी नहीं होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, समुद्र को कहते हैं, ठीक है। रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आग लगे पर पानी कहाँ? इसका अर्थ बताना है, क्या होगा? आग लगे पर पानी कहाँ? कलह से कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आग लगे पर पानी कहाँ? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, बस हो जाएगा काम। जल्दी से आंसर दीजिएगा।
चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? आग लगे पर पानी कहाँ। आपने देखा होगा जब हमारे साथ कोई परिस्थिति घट जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो क्या होता है, जिस लोग कहते हैं यार ऐसा कर देते ना आप, ये हो गया था तो आप पुलिस को फ़ोन कर देते ना, चोर आ गया था तो। अरे उस टाइम पे इतना होश नहीं होता है, उस टाइम पे इंसान इतना होपलेस हो जाता है कि वो काम नहीं कर पाता है जो आप लोग बता रहे हो, है ना। कई बार ऐसा होता है हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम किसी को बताते हैं वो हमें बताता है ऐसे बोल देता है ना तू, अरे यार उस टाइम पे नहीं याद रहता है ना क्या बोलना चाहिए। तो कलह से कभी सुख नहीं होता, आग लगने पर पानी कहाँ है इसका ये मतलब नहीं है, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती इसका ये भी मतलब नहीं है, वक्त आने पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, जब आग लगती है तो पानी भी नहीं मिलता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में भिन्न है, प्रश्न है हमारा, इन सभी में हमें भिन्न बताना है, कौन सा भिन्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सौरभ, जलज, पंकज या कंज, इन सब में आपको भिन्न बताना है कौन सा है। प्रश्न अच्छा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए भैया आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? जलज, पंकज और कंज ये कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं ये तीनों। सौरभ कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है? सौरभ सुगंध को कहते हैं, खुशबूदार सुगंध, केसर को भी कहते हैं सौरभ। ठीक है, पर ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, इस दृष्टि से यहाँ पर भिन्न है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जितेंद्र में कौन सा समास है? जितेंद्र शब्द दिया हुआ है और पूछा है इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जितेंद्र शब्द में समास। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? जितेंद्र शब्द दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे। कैसे होगा इसका समास विग्रह? जितेंद्र वैसे कैसे कहते किसको हैं? जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्र। ठीक है, इंद्रियां हो बस में जिसके, उसे कहते हैं जितेंद्र। तो क्या हो गया इसमें? बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि जितेंद्र भगवान बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? भगवान बुद्ध को कहते हैं जितेंद्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में किस में गुण संधि नहीं है? किसने नहीं है भाई, किस में है? निम्न में किस में गुण संधि नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें गुण संधि नहीं है। यथेष्ट, परोपकार, गंगोदक या दिव्यागमन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, किस में गुण संधि नहीं है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? यथेष्ट शब्द दिया हुआ है, यथा धनिष्ठ गुण संधि है भाई। परोपकार, पर धन उपकार ये गुण संधि है। गंगा उदक, गंगा धन उदक, ठीक है, गंगोदक गुण संधि है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, इसमें भी एक एक की मात्रा है, इसमें भी एक एक की मात्रा है और इसमें भी। जिसमें सिंगल एक की मात्रा होती है उसे गुण संधि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, दिव्यागमन, इसमें कौन सी संधि है भाई? इसमें यण संधि है। जिसमें कोई भी शब्द आधा होता है उसमें यण संधि होती है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है, गुण संधि दिव्यागमन में नहीं है। दिव्यागमन का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये और देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है दिव्यागमन का संधि विच्छेद। देवी धन आगमन, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा, इसमें यण संधि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आंसर हमारा यही है। प्रश्न है हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। हमें ये बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है इनमें? सगुन है, सिलाई है, स्वामी है या श्राप है।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। तत्सम शब्द है कौन सा? सगुन तत्सम शब्द है क्या? नहीं, तत्सम नहीं है ये। इसका तत्सम क्या होगा? ठीक है, ये होगा तत्सम। सिलाई बहुत महत्वपूर्ण है भाई, सिलाई जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका तत्सम सलाका होता है। ठीक है, सलाका। सिलाकिका भी होता है, सलाकिका भी होता है और सलाका भी होता है। इसका तत्सम सी ऑप्शन स्वामी। स्वामी तत्सम शब्द है भाई, आपको जान के थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। स्वामी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साई होता है। ठीक है, स्वामी तत्सम शब्द है। सी ऑप्शन हमारा सही है। आप सोच रहे होंगे श्राप जो लिखा हुआ है ये तत्सम क्यों नहीं है? ये तत्सम नहीं है, ये तत्सम है। श्राप शारदा वाली सह जो बनती है वो वाले वर्ड तत्सम होते हैं, और ये श्राप वाली जो सह है ये जो बनी हुई है ये क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, जो सिलाई में सह बनी हुई है, यदि ऐसी भी सह बनी हुई हो कहीं तो वो भी तद्भव में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? शब्द दिया हुआ है उत्कर्ष और इसका विशेषण पूछा है अपकर्ष, अबकर्ष, उत्कृष्ट या उत्कीर्ण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। उत्कर्ष का जो विशेषण होगा, अपकर्ष नहीं होगा, अबकर्ष नहीं होगा, उत्कीर्ण नहीं होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्कृष्ट होगा। आप एक उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं। ठीक है, उत्कृष्ट लिखते हैं हम विशेषण में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है निम्न में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना है आपको, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत बताना है भाई। कपोत, हरित, कुत्ता, सारमेव, खग, चिड़िया, सोडित, रक्तलोचन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, कौन सा युग्म असंगत है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। कपोत, हरित बिल्कुल सही है, कपोत को हरित कहते हैं। ठीक है, कुत्ता, सारमेव बिल्कुल सही है, कुत्ता को सारमेव कहते हैं। खग, चिड़िया बिल्कुल सही है, खग चिड़िया को भी कहते हैं। सोडित, सोडित किसे कहते हैं आपको पता है? सोडित खून को कहते हैं। ठीक है, रक्तलोचन, रक्तलोचन खून को नहीं कहते, रक्त के समान जिसकी लोचन है, आँख है। कबूतर, कबूतर को कहते हैं। ठीक है, कबूतर की जो आँखें होती हैं ना वो लाल होती हैं, तो रक्तलोचन कबूतर को कहते हैं, सोडित खून को कहते हैं। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है निम्न में असंगत है। भाई ये विलोम की दृष्टि से असंगत बताना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा असंगत है विलोम की दृष्टि से। अति का अल्प होगा, तरुण का वृद्ध होगा, कटु का मधु होगा, गर्मी का सूखा होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। असंगत पूछा है भाई, अति का अल्प होता है बिल्कुल सही बात है, तरुण का वृद्ध होता है बिल्कुल सही बात है, कटु का मधु होता है बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन हमारा गलत है। गर्मी और सूखा तो एक ही बात हो गई भाई, जब गर्मी होगी तो सूखा तो खुद ही होगा। गर्मी का तो सर्दी विलोम होता है और सूखा का तो गीला विलोम होता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ गलत है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, ये हमें बताना है।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नाभा दास, स्मिथ, ग्रियर्सन या रहीम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? रहीम ने नहीं बोला है, ग्रियर्सन ने नहीं बोला है, स्मिथ ने नहीं बोला। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाभा दास ने बोला है। नाभा दास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम किसके दरबार में कवि थे भाई? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या भोजराज? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रहीम किसके दरबार में कवि थे? ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, रहीम का पूरा नाम क्या था? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, रहीम का पूरा नाम क्या था? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? रहीम जो थे वो अकबर के दरबार में कवि थे। ठीक है, अकबर ने रहीम का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया था। ठीक है, इतने छोटे से वो आए थे वहाँ पे कि अकबर ने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला था और फिर बाद में वो दरबारी कवि बन गए। तो इनका पूरा नाम क्या था रहीम का? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना इनका पूरा नाम था। प्रश्न है, हिंदी को अर्थ नहीं है भाई, आर्य है। ठीक है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं। किसने दिया है हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा? ये आपको बताना है। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा प्रसाद सितारे हिंद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, किसने दिया है हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा? किसने कहा है कि हिंदी आर्यों की भाषा है? चलिए आंसर ले लेते हैं। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। कैसे? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। तो हिंदी को आर्यों की भाषा किसने कहा होगा? दयानंद सरस्वती ने ही तो कहा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित रहे हैं? हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है। जैन धर्म से, वैदिक धर्म से, इस्लाम धर्म से या बौद्ध धर्म से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीनयान और महायान आपने सर की क्लास में भी पढ़ा होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही भी है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म। ठीक है, हीनयान और महायान जो शाखा थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।